देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग कंसाइनमेंट पढ़ रहे थे, उस पे 2 क्वेश्चन बाकी था, वो पहले कंप्लीट कर लेते, उसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बाकी था, बाकी हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ से देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, ये वाला। यहाँ पर क्या बोला है, मिस्टर वाई वोट का कुछ नहीं है। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग मैम। मिस्टर वाई कंसाइन, देखो क्या बोला, मिस्टर वाई consigned 800 packets of toothpaste, each packet containing 100 toothpaste. Cost price of each packet was 900. Mr. Y sent 100 per packet as cartage, freight, insurance, and forwarding charges. One packet was lost on the way, and Mr. Y lodged claim with the insurance company and could not get 570 as claim on average basis. Consignee took delivery of the rest of the packets and sent 39,950 as other non-recurring expenses, 20 to 500 as recurring expenses. He sold 740 packets at the rate of 12 per toothpaste. He was entitled to 2% commission on sale plus 1% डेल क्रेडियर कमीशन। तो यहाँ डेल क्रेडियर कमीशन भी आएगा। हम लोग को कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, और बोला है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एट द एंड, वो तो वैसे भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो, और एबनॉर्मल लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ के फिर से करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, अच्छा इसमें लेकिन लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, ऊपर जो है वो, लेकिन प्रेजेंटेशन पूरा होना चाहिए। मिस्टर वाई कंसाइंड, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई होगा, ठीक है। इसका मतलब ऊपर हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई। अच्छा पहले लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 800 पैकेट ऑफ टूथपेस्ट, और एक एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है। कॉस्ट है ईच पैकेट 900। तब इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कितना हो रहा है। देखो 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट है, और उसमें हम लोगों का यहाँ पर एक एक पैकेट, 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट, ईच पैकेट कंटेन 100 टूथपेस्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट, हमें एक एक पैकेट का प्राइस ही बता दिया है 900, ठीक है। एक एक पैकेट का प्राइस बता दिया है 900, तो हम लोग कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो 900 इंटू कितना हो जाएगा, 900 इंटू 800 हो जाएगा, ठीक है। 900 इंटू 800 करने से हमें पता चल जाएगा कितना हो रहा है, क्योंकि एक एक पैकेट का कॉस्ट 900 करके 900 इंटू 800, ठीक है। अब ये 100 टूथपेस्ट का अभी जरूरी नहीं, ये यूनिट है, ठीक है। एक पैकेट अगर 900 का है तो 800 पैकेट कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 72 और 4 टाइम्स 0। मिस्टर वाई स्पेंड 100 पर पैकेट एज कार्टेज, मतलब जो कंसाइनर है उन्होंने क्या क्या खर्चा किया है वो लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो उनके पॉकेट से जाने से हो जाएगा टू बैंक, कंसाइनर का खुद का खर्चा होगा तो टू बैंक। क्या क्या खर्चा किया है इन्होंने, यहाँ पर फ्रेट, इंश्योरेंस, कार्टेज, फॉरवर्डिंग चार्जेस 100 पर पैकेट, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपेंसेस बोल के, ठीक है। इतना सारा नाम लिखने की जगह मैंने एक्सपेंसेस लिख दिया।
और पर पैकेट पे बताया है, पर पैकेट पे खर्चा है 100। ऐसा कितना सारा पैकेट सेंड किया गया? 800 पैकेट। तो फिर एक्सपेंसेस कितना लगा होगा? 800 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, ये 80,000 हो जाएगा। ये कंसाइनर का खर्चा तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, उसके बाद 1 पैकेट वाज लॉस्ट ऑन द वे, एक पैकेट लॉस्ट हो गया और मिस्टर वाई लॉन्च क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी एंड कुड गेट 570 एज क्लेम ऑन एवरेज क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लॉन्च किया है और क्लेम मिल रहा है 570, और जो नहीं मिला वो हम लोग का पीएल में चला जाएगा। बाई पीएल बोल के लिख देंगे, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, बाई पीएल बोल के चला जाएगा, जो हमें क्लेम नहीं रिकवरेबल होगा। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैकेट एंड स्पेंड 39,950 एज अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड 22,500 एज रिकरिंग एक्सपेंस। अब इस क्वेश्चन में रिकरिंग नॉन रिकरिंग बता दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कंसाइनी, नाम नहीं दिया है कंसाइनी का। कंसाइनी ने दो तरह का खर्चा किया है, एक किया है नॉन रिकरिंग, एक किया है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा रिकरिंग एक्सपेंसेस। रिकरिंग एक्सपेंसेस हम लोग को बता दिया है, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग। रिकरिंग तो था 22,500 और नॉन रिकरिंग कितना बताया? नॉन रिकरिंग है हम लोग का 39,950, 39,950। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि he sold 740 पैकेट्स एट द रेट ऑफ 12 पर टूथपेस्ट। अब यहाँ पर टूथपेस्ट का सेल वैल्यू बताया, तो यहाँ पर सेल वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। किससे पैसा मिलेगा? कंसाइनी से। तो क्या लिखेंगे? कंसाइनी को डेबिट बनाएंगे, मतलब डेटर। ठीक है, कंसाइनी यहाँ पर लिखेंगे सेल प्रोसीड्स। ठीक है, सेल करके जो मिलेगा, तो सेल करके कितना मिलेगा। अब सेल कैसे किया? देखो, इन्होंने सेल कर दिया है 740 पैकेट और 12 पर टूथपेस्ट। तो 740 पैकेट्स में कितने टूथपेस्ट है पहले वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि सेल प्राइस पर टूथपेस्ट पे बताया है। तो बोल रहा है कि एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट रहता है, तो 740 पैकेट्स में कितने टूथपेस्ट रहेंगे? एक पैकेट में 100, तो 740 पैकेट में 740 इंटू 100 टूथपेस्ट, तो ये टोटल नंबर ऑफ टूथपेस्ट हो जाएगा। और एक टूथपेस्ट 12 रुपीज का सेल हुआ है, तो इंटू 12 हो जाना चाहिए। ठीक है, चेक करो कितना होता है, 740 इंटू 1200, तो ये हो जाएगा 8,88,000। अच्छा, और तो कुछ नहीं है शायद, मुझे नहीं लगता और कुछ है। अब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकाल, अच्छा कमीशन तो होगा। ही वॉज एंटाइटल्ड 2% कमीशन ऑन सेल्स प्लस 1% डेल क्रेडियर कमीशन। तो यहाँ पर कमीशन लिखेंगे कंसाइनी का, यहाँ पर ही लिख देते हैं। कमीशन दो तरह का मिल रहा है, एक है डेल क्रेडियर और एक है नॉर्मल, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कमीशन। ये जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी हम लोग ने देखा था। ऑर्डिनरी कमीशन होता है एक, और एक है यहाँ पर डेल क्रेडियर, डेल क्रेडियर कमीशन। ठीक है, और लास्ट जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वहां ओवरराइडिंग कमीशन का क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है क्या कमीशन मिलेगा? 2% ऑन सेल, सेल पे 2%। सेल कितना हुआ? 8,88,000, इस पे 2% मिलेगा, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा। 8,88,000 पे 2%। ठीक है, अब हम ना इधर लिख रहे हैं, तुम लोग प्रेजेंटेशन ऐसा मत करो, तुम लोग इसका वर्किंग नोट बना लो फिर उसको लिखो। अब हम इतना बार वर्किंग नोट बनाएंगे तो काफी टाइम जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर 17,760 ये हो गया। और डेल क्रेडियर कमीशन को कैसे देने के लिए बोला है? प्लस 1% डेल क्रेडियर कमीशन। अच्छा, इसके अलावा और कमीशन भी मिलेगा 1%, प्लस बोला है ना, मतलब ओवरऑल 3%। कुछ नहीं बोला है तो ग्रॉस सेल पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो 1% मतलब 8,880। ठीक है, अच्छा ये कमीशन हो गया, बस और कुछ नहीं बोला है। अब हमें कैलकुलेशंस जो है करने के लिए बोला गया, तो आधा से ज्यादा कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। हम लोग को कंसाइनमेंट में प्रॉफिट लॉस देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक लाइन विथ कंसाइन, लाइन विथ कंसाइनी। कंसाइनी के पास कितना सारा स्टॉक है ये हम लोग को देखना है। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे यूनिट, यूनिट है इस क्वेश्चन में इसीलिए, और ये मैंने अमाउंट लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। ठीक है, जो गुड्स भेजा गया उसका कॉस्ट कितना है, तो ये देखो कॉस्ट कितना भेजा, कॉस्ट कितना है? कॉस्ट तो 7,20,000 है। ठीक है, कॉस्ट कितना है? 7,20,000।
अच्छा, कितना यूनिट भेजा गया है? 800 पैकेट्स। अगर हम लोग पैकेट्स में यूनिट दिया तो पैकेट से लिखेंगे 800 पैकेट्स। फिर इसमें क्या ऐड होता है? ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, ठीक है, इनकर्ड बाय मिस्टर वाई। कंसाइनर कौन है? मिस्टर वाई है, ठीक है, ये है मिस्टर वाई कंसाइनर है। अब इन्होंने क्या क्या खर्चा किया? टोटल 80,000 का खर्चा किया है। तो इसका मतलब 800 यूनिट पैकेट्स का कॉस्ट चेंज होके 8 लाख हो जाएगा। ऐड करने से 8 लाख होता है, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड। जो गुड्स भेजने के लिए रेडी किया गया उसका टोटल कॉस्ट इतना आ गया। अब कुछ एबनॉर्मल लॉसेस भी जनरेट हुआ, मतलब लॉस हो गया। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या हुआ? लॉस्ट हो गया है, 1 पैकेट वाज लॉस्ट ऑन द वे। तो यहाँ पर लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। जब तक हमें क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तब तक हम लोग इसको एबनॉर्मल लॉस ही मानते जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, एक पैकेट लॉस हो गया। अब एक पैकेट लॉस हो गया 800 में से। अब एक एक पैकेट का कॉस्ट कितना चल रहा था? ये देखो 8 लाख का, 8 लाख का जो है टोटल जो है टूथपेस्ट है, मतलब जो भी गुड्स बेचने के लिए भेजा गया। और ऐसे 8 लाख का जो सामान है वो पर यूनिट के हिसाब से देखो तो कितना दिख रहा है? 1000 रुपए करके, ठीक है। एक पैकेट 1000 रुपए का बन चुका है, तो इसका मतलब 1000 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके कैलकुलेट हो जाएगा सिंपल, 8 लाख डिवाइडेड बाई 800 इंटू 1। तो ये हो गया। यहाँ पर 800 से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 799। और 8 लाख से 1000 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7,99,000। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड टू कंसाइनी। कंसाइनी के पास जब गुड्स पहुंचा तो इतना सारा पहुंचा और उसका कॉस्ट इतना है। अब यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइन, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने अगर कोई नॉन रिकरिंग किया है, नॉर्मली हमें ढूंढना पड़ता है बट यहाँ पर क्लियरली बता दिया नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ये देखो यहाँ लिखा था मैंने 39,900, 39,950। अब इसका टोटल लगाएंगे 799, 39,950। तो ये हो जाएगा 8,38,950। ये हो गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जब बेचने गए तो कॉस्ट इतना हुआ, 799 पैकेट का इतना हो गया। अब इसमें से जो सेल हो गया वो हटा देंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है, ठीक है। अब हम लोग ढूंढेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये पैकेट्स में है, ठीक है। अब हम लोग का सेल क्या हुआ है? सेल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 740 पैकेट्स का, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना होगा? 799 में से अगर 740 पैकेट सेल हो गया तो 59 पैकेट्स का हमें यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। 8,38,950 डिवाइडेड बाई 799 इंटू 59, तो ये हो जाएगा 61,950। कैसे कैलकुलेट हुआ? जैसे यूनिटरी मेथड करते हैं, 8,38,950 डिवाइडेड बाई 799 इंटू 59, ये कैलकुलेट करने से इतना हो जाएगा। तो 61,950 ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा। पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पर, बाई स्टॉक या फिर इन्वेंट्रीज लाइन विथ कंसाइन। ये वर्किंग नोट 1 से हम लोग को मिल गया 61,000, ये वाला 950। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पर देखो, ये जो लॉस हुआ है वो है 1000 रुपीज का। 1000 रुपीज में हम लोग को क्लेम मिल चुका है 570 का। तो 1000 में से 570 हटा देने से हम लोग को पता चल जाएगा कितना लॉस है, 430। 430 का हम लोग का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट है कि लॉस वो भी पता चलेगा। ये हो गया 430 प्लस 570 प्लस 888
3 टाइम्स 0, फिर उसके बाद 61,950, 9,50,950, 9,50,950 माइनस 72, 4 टाइम्स 0, माइनस 80,000, 39,950, 22,500, 17,760 माइनस 8,880, तो 61,860 ये हम लोग का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। टू प्रॉफिट टू पीएल, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 9,50,900। ठीक है, अच्छा। अब जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये दोनों को तुम लोग ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ एबनॉर्मल लॉस बोल के पूरा 1,000 रुपए दिखा सकते हो। एक्चुअली ये इसीलिए होता है कि जब हम लोग का कुछ लॉस होता है, मतलब स्टॉक लॉस होता है, तो हम लोग उसको इस तरह से दिखाते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू कंसाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, कंसाइनमेंट में हुआ है तो बेसिकली कंसाइनमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई एबनॉर्मल लॉस बोल के ये पूरा 1,000 दिखा देंगे। लेकिन अगर मेरा कुछ रिकवरी हुआ है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये 1,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस है, 1,000 मुझे यहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन ये 1,000 का दो पार्ट हो जाएगा। इसका इस तरह से हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट यहाँ पर हो जाएगा 570, ठीक है, पीएल डेबिट यहाँ पर हो जाएगा 430, फिर टू कंसाइनमेंट। इसको हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर टू एबनॉर्मल लॉस लिख दो। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ये दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए, तो इसका मतलब नेट एंट्री क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस कैंसिल आउट, ये हो गया। अब कभी कभी अगर सिर्फ ये वाला भी लिख देना, तो बाई एबनॉर्मल लॉस उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो बाई एबनॉर्मल लॉस लिख दिया, फिर हाइफन देके इंश्योरेंस क्लेम बोल के लिख दिया, और हाइफन देके पीएल बोल के यहाँ पर 570 और 430 लिख के दोनों ऐड करके यहाँ पर 1,000 दिखा दिया, तो भी उतना ही करेक्ट है जैसे ये लिखने से करेक्ट है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब किसी को अगर लगे कि हम ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली करके ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है एंट्री इसी वजह से, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हो गया इलास्ट्रेशन 3 कंप्लीट। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करेंगे, देखिए। अच्छा, इसमें ना और 2-3 क्वेश्चन पूछा था, उसको बस तुम लोग को प्रेजेंटेशन के साथ लिख देना है। जैसे पूछा था कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एट द एंड बता दो, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एट द एंड आंसर लिख दोगे 61,950। और बोला था कि एबनॉर्मल लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट ये दिखा दो, तो एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर दिख रहा है, उसको लैंग्वेज में लिख दो। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, 1,000, इंश्योरेंस क्लेम इतना मिला है, तो एक्चुअल लॉस इतना है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर पीएल जो है ये प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, इसको भी लैंग्वेज में चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है। हम और नहीं लिख रहे क्योंकि आंसर तो हमारा बन चुका है, बस लिखना पड़ेगा, तो वो तुम लोग लिख लोगे। यहाँ पर बोल रहा है 4th नंबर पे, ए ऑफ आगरा सेंट कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यू 1 लाख टू बी ऑफ मुंबई ऑन 1st March 2019. He incurred the expenditure of 12,000 on freight and insurance. A's accounting year closes on 31st December. तो ए जो है वो गुड्स भेज रहा है कितने का, 1 लाख, बी को जो मुंबई में है, और खर्चा किया है 12,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पर पहले देख ले क्या प्रिपेयर करने के लिए, राइट अप कंसाइनमेंट अकाउंट, फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द कंसाइनमेंट, लीज अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन अप टू द रिसिप्ट एंड कलेक्शन ऑफ द चेक। अच्छा, तो पहला बात है कंसाइनमेंट अकाउंट तो बोला है, तो ये तो बनेगा नहीं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा किसके बुक्स में बनेगा, इन द बुक्स ऑफ ए, in the books of it. कंसाइनमेंट अकाउंट, एक तो ये हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। फिर इसके बाद बीज अकाउंट भी बोला था, बी मतलब जो कंसाइनी है, क्वेश्चन में बोला था बी का अकाउंट भी बनाओ, तो वो भी तो इन द बुक्स ऑफ ए होगा। बी का अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, ये अकाउंट बनाने बोला है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया नहीं, मतलब ये प्रोविजन वाला अकाउंट ऐसा किसी क्वेश्चन में था नहीं। तो प्रोविजंस का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला गया।
ये हो गया बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा बस ये प्रिपेयर करना है हमें। अब पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है। ए ऑफ आगरा सेंट कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड 1 लाख टू बी ऑफ मुंबई, तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख। तो इसके बाद बोल रहा है कि ही इनकट एक्सपेंडिचर 12,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तो टू कैश या बैंक, ही मतलब पहले ए का बात बोला गया था तो ए का ही बोल रहा है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कंसाइनर का खर्चा है 12,000। अच्छा इसके बाद एज अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर, ए का अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर क्लोज होता है। B was entitled to commission 5% on gross sale plus deal creditor commission of 3%। अच्छा B को कमीशन मिलेगा, तो कंसाइनी का नाम है B, तो B को मिलेगा कमीशन। कमीशन दो तरह का मिलेगा, ठीक है, एक हो जाएगा ऑर्डिनरी और एक डेल क्रेडिट। इसका वर्किंग नोट बना देंगे, यहाँ पर जगह छोटा है, यहाँ नहीं होगा। वर्किंग नोट नंबर 1 जो कि कमीशन का बन जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है बी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 फॉर गुड्स कंसाइन्ड, ठीक है, तो बी ने खर्चा किया है, एक्सपेंसेस किया है 3,000। और इसके अलावा यहाँ पर 31 दिसंबर 2019 बी इन्फॉर्म्ड ऑन फोन दैट ही सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर 1,50,000, ऑल द गुड्स, ठीक है। पॉइंट देखो, ऑल द गुड्स मतलब यहाँ कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा क्योंकि सारे गुड्स बिक गए हैं, तो यहाँ पर बेच दिया है उसने सारा का सारा गुड्स। ये फोन पे इन्फॉर्म कर दिया, और कितने में बेचा है, ये देखो बेचा है 1,50,000 में। और इसके लिए उसने कुछ खर्चा भी अलग से किया है, यहाँ पर बोल रहा है बाय इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000, तो ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस भी किया है इसने 2,000 का। अच्छा ये सब रिम्बर्स करवा लेगा कंसाइनर से। ही फर्दर इन्फॉर्म दैट ओनली 1,48,000 हैड बीन रियलाइज्ड एंड रेस्ट वाज कंसिडर्ड इररिकवरेबल। अच्छा तो इसने बोला कि 1,50,000 का सेल हुआ है, लेकिन 1,40,000 ही हम आपको दे पाएंगे क्योंकि बाकी इररिकवरेबल मतलब बैड डेट हो गया, एंड वुड बी सेंडिंग द चेक इन ए डे और सो फॉर द अमाउंट ड्यू अलोंग विद द अकाउंट सेल्स। और उसने ये भी बता दिया, फोन पे ही सारा चीज बता रहा है, ये देखो कि फोन पे बता रहा है 1,48,000 का सेल हो गया है, ये देखो यहाँ पर 1,50,000 का सेल हुआ है और 2,000 सेलिंग एक्सपेंसेस किया है कि, और उसके बाद बोल रहा है हम 1,48,000 ही दे पाएंगे बिकॉज 1,50,000 नहीं दे पाएंगे क्योंकि बाकी अमाउंट इरिकवरेबल यानी बैड डेप्ट हो चुका है, और पैसा जो है कुछ दिन के अंदर हम चेक में भेज देंगे, ऐसा उसने बोला फोन पे, ड्यू अलोंग विद द अकाउंट सेल्स, और अकाउंट सेल्स जो बनाए हैं वो भी आपको भेज देंगे, ऐसा कौन बोल रहा है, बी ए को बोल रहा है। अब यहाँ पर क्या दिया है, ऑन 5th of Jan 2020 ए रिसीव्ड द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी, बी का चेक ए को मिला 5th of Jan को, बी एंड इनकट बैंक चार्जेस 260 फॉर कलेक्टिंग द चेक, और चेक कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर बैंक चार्जेस लग रहा है 260। द अमाउंट वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 9th of Jan 2020। ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे दिया है कि कब पैसा दिया गया, कब रिसीव हुआ और बैंक चार्जेस क्या है। पहले हम लोग इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, यहाँ पर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं होगा लेकिन कमीशन का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कमीशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, और यहाँ पर बोला था देखो डेल क्रेडियर कमीशन बोला था, ठीक है, डेल क्रेडियर। डेल क्रेडियर कमीशन देने से क्या होता है, अगर कोई बैड डेप्ट होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी का होता है, कंसाइनर का नहीं होता है। अगर डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दिया जाता मतलब उसने वो इन्फॉर्म किया है कि 1,48,000 ही जो है ये रिकवरेबल हो रहा है, 1,50,000 रिकवरेबल नहीं हो रहा है, ये उसने इन्फॉर्म किया है। ये देखो
only 1,40,000 had been realized and rest was considered irrecoverable and would be sending the check in a day or so for the amount due along with the account sales. ठीक है, जो भी पैसा आपको मिलेगा हम भेज देंगे, ये बता दिया, इन्फॉर्म भी कर दिया बैड डेप्ट वाले, लेकिन बैड डेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी को ही लेना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसको मिल रहा है डेल क्रेडियर कमीशन। तो अगर देखोगे कमीशन का जो मैंने लिखवाया था वहां पर दिखा दिया था कि डेल क्रेडियर कमीशन मिलने से कंसाइनर को और बैड डेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना पड़ता है, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में आता है टू बैड डेप्ट बोल के। अच्छा, अब सेल कितने का हुआ है? 1,50,000 का ग्रॉस सेल पे मिलेगा। हमेशा जब भी मिलता है ऐसा नहीं है कि मुझे 1,50,000 में से 1,48,000 ही मिलेगा तो उस पर कमीशन होगा, ऐसा नहीं होता है। सेल जितना करवाया जाता है उतने पे ही कमीशन होता है। तो कमीशन है 3% और 5%। यहाँ पर लिख देते हैं 5% और ये 3%। 7,500 4,500 12,000। ठीक है, ये 12,000 हम लोग यहाँ पर कमीशन लिखते हैं। हो गया। अब चेक करते हैं इसमें प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है। तो इधर ही ज्यादा होगा, 1,50,000 है। ये हो गया 12 12 24 1,24,000 प्लस 5 1,24,000 प्लस 5,000 1,29,000 माइनस 1,50,000, तो ये हो गया 21,000। ओ अच्छा, एक चीज तो लिखा नहीं मैंने, ये देखो यहाँ पर बैंक चार्जेस लिखना पड़ेगा। बैंक चार्जेस भी इस बिजनेस का खर्चा हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है देखो, ये बैंक चार्जेस भी एक बार यहाँ पर 20,740 होगा। ठीक है, देखो क्या बोला है यहाँ पर, उन्होंने बोल दिया कि हम बैंक चेक के थ्रू से पैसा भेज देंगे। अब on 5th of Jan 2020 A received the check for the amount due from B। A ने चेक रिसीव किया उस पैसे के लिए जो उसको B से मिलने वाला था, और उसका बैंक चार्जेस लग गया है 260 रुपीज का। ठीक है, तो कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट में हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे और ये प्रोविजनल बेसिस पे होगा। क्यों? देखो इसका रीजन ये है कि इनका अकाउंट क्लोज कब होता है, इनका ये देखो, इनका अकाउंट क्लोज होता है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को, और जब गुड्स भेजा गया था वो था 1 मार्च 2019। ठीक है, अब सेल हुआ है 31 दिसंबर को, पैसा रिसीव हो रहा है 5th ऑफ जैन को, तो एक्चुअली ये खर्चा प्रोविजनल अकाउंट में जाना चाहिए पहले। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट करते हैं वैसे हम लोग प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। तो हम लोग 31 दिसंबर को ही जो मिस्टर ए है वो रिकॉर्ड कर लेंगे कि 260 रुपीज उनका बैंक चार्जेस हो सकता है। ठीक है, तो वो कैसे एंट्री करेंगे, वो ऐसा एंट्री करेंगे बाई कंसाइनमेंट, ऐसे करके बाई कंसाइनमेंट बोल के 260। ठीक है, अब ये 31 दिसंबर को ही हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे, टू बैलेंस सीडी बोल के ये क्लोज हो जाएगा 260। अच्छा, अब ये ब्रॉड डाउन भी करेंगे। देखो ये ब्रॉड डाउन कब होगा? 1 जैन को ब्रॉड डाउन होगा। ये कौन सा ईयर है? ये होगा 19। ठीक है, ये 19 को होगा। अब जब ब्रॉड डाउन होगा तो ये 20, तो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 260 का प्रोविजनल एक्सपेंसेस है। और ये एक्सपेंसेस जब पे करना है तो पे कब करना पड़ा होगा? जब बैंक में वो कलेक्ट करने गए होंगे। ये देखो 5th Jan 2020 A received the check for the amount due from B and incurred bank charges 260 for collecting the check. The amount was credited by the bank on 9th of Jan 2020। मतलब 9th of Jan को उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ, लेकिन जब वो कलेक्ट करने गए तो उनका बैंक चार्जेस लगा 260, वो 5th Jan को उन्होंने पे किया। तो 5th Jan 20 में हम लोग इसको लिखेंगे टू बैंक। तो प्रोविजनल बेसिस पे ये खर्चा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर पे ये प्रोविजनल बेसिस पे होगा। जब जैन का मंथ आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, तब हम लोग इसको यहाँ पर पेड बोल के दिखा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू प्रोविजन क्रॉस पोस्टिंग होगा। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस 260, टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस 260। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट या लॉस चेक करेंगे, तो ये कितना हो रहा है? 20,740। तो ये हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट।
ये कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये है फॉर द ईयर एंडेड, ये एक्चुअली फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 है। तब ये खर्चा जो है प्रोविजन बेसिस पे था, जब पे किया तब इस तरह से होगा। अब बी का अकाउंट हम लोग बना लेंगे, ठीक है। बी का अकाउंट में हम लोग लिखेंगे टू कंसाइनमेंट सेल प्रोसीड्स क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है। सेल प्रोसीड क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000। अच्छा, यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट बी को क्या क्या पे करना है, कमीशन एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस। यहाँ पर लिखेंगे कमीशन एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, तो कमीशन कितना है 12,000, एक्सपेंस 3,000, 12,000 3,000 और ये वाला है 2,000। अच्छा, और तो कुछ नहीं लिखना है, तो 1,50,000 इसमें से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। बाय बैंक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000 से ये हो गया 12 और 3 15 और 16 17, तो 1,50,000 से अगर 17,000 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1,33,000, ठीक है। तो 1,33,000 ये पैसा रिम्बर्स करना पड़ेगा। क्लोज हो गया, ठीक है। बी अकाउंट जैसे बनता वैसा बन गया, ये नया था वो भी मैंने बता दिया कैसे होगा। अब बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कैसे होगा, एक तो बैंक चार्जेस जब हम लोग पे करेंगे तो उसका एंट्री होगा। तो 5th ऑफ जैन को हम लोग लिखेंगे बाई बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, ठीक है। तो बाई बैंक चार्जेस कितना हो जाएगा 260, ये एक्सपेंसेस पे होगा। अच्छा, और बैंक का एक एंट्री यहाँ पर आया है, ये देखो ये वाला, तो टू बीज अकाउंट 1,33,000, टू बीज अकाउंट 1,33,000, मतलब बी से रिम्बर्स हुआ 1,33,000। उसके बाद जब चेक आया उसको कलेक्ट करने के चक्कर में 260 रुपीज का एक मतलब पेमेंट हुआ, तो बाकी पैसा इनके पास बैंक बैलेंस में रहेगा, ठीक है। ये पैसा इतने का चेक तो बी ने भेज दिया 1,33,000 का, बट ये पूरा पैसा वो रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि बैंक ने अपना बैंक चार्जेस 260 जो है डिडक्ट करवा लिया, यानी 1,32,740 रुपीज का बैंक चार्जेस, सॉरी, ये अमाउंट इसके पास बैलेंस रहेगा, ठीक है। मिस्टर ए का कंसाइनमेंट करने के बाद ये क्या है, ये प्रॉफिट अमाउंट है 20,740, और बैंक में मतलब बैंक बैलेंस जो अमाउंट है, क्योंकि ये तो सेल वैल्यू आया ना, ये देखो सेल वैल्यू से ये सब खर्चा डिडक्ट करने के बाद ये पूरा थोड़ी ना प्रॉफिट है। इसमें क्या इंक्लूड है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये जो सेल है ये तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। तो ये हमें बता रहे कि कितना पैसा है। जैसे देखो, बिजनेस मैंने 500 रुपए से स्टार्ट किया, मेरे पास आया सपोज यहाँ पर 700 रुपए, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 200, लेकिन मेरे पास पैसा कितना है 700, ठीक है। वही चीज यहाँ पर हो रहा है कि पैसा इनके पास बैलेंस इतना बच रहा है, ठीक है। और बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में हमें दिख रहा है। तो ये देखो कंसाइनमेंट अकाउंट जो जो भी हम लोगों ने बाकी था हम लोग का कंप्लीट कर, ये देखो कंप्लीट हो गया। ये 4 तक बाकी था, तो ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा एक दो पॉइंट अलग अलग था, ठीक है। 3 और 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया। डेल क्रेडियर कमीशन भी किया हम लोगों ने, और जो ओवर राइडिंग है वो भी किया। डेल क्रेडियर कमीशन में से ध्यान रखना है, हम लोग बैड डेट लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। अगर यही वाला क्वेश्चन में डेल क्रेडियर कमीशन होता तो यहाँ नहीं होता, सॉरी नहीं होता, तो यहाँ पर बैड डेट आता, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कंसाइनर का होता। अच्छा, अब देखो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया कंसाइनमेंट। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स का हम लोग का 2 पार्ट होता है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का 2 पार्ट मतलब फाइनल अकाउंट्स हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ही करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये पता कर लेंगे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो वो अपना फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमारा उतना आए या ना आए, ठीक है, कभी कभार आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ऐसा आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है।
लेकिन एकदम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कम ही बोलता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट वाला कंसेप्ट ही ज्यादा होता है। फिर भी थोड़ा सा पता कर लेते हैं हम लोग कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो कैसे होता है, मतलब फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है वो अपने फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, तो इनको भी ये सब चीज बनाना पड़ेगा। हम दिखाते हैं क्या होता है इसका कंसेप्ट। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। अच्छा, अब देखो हम लोग को यहाँ पर अकाउंट्स किस चीज का बनाना है, फाइनल अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स मतलब जब अकाउंट्स क्लोज होता है तो हम लोग मेनली क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर का मतलब वो होते हैं जो कि रॉ मटेरियल खुद से खरीद के लेके आते हैं और फिर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद क्या बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अच्छा अब ये पूरा का पूरा टास्क कहाँ पर होगा, फैक्ट्री में होगा। कोई अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो पूरा का पूरा अपना टास्क कहाँ पर कंप्लीट करेगा, फैक्ट्री में कंप्लीट करेगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये इसका मतलब ये पूरा काम जहां पर होगा उसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का सही जगह फैक्ट्री होता है। तो ये बन गया हम लोग का फैक्ट्री। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर सीखना क्या है कि ये फैक्ट्री में अकाउंटिंग कैसे होता है। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है, उसका हम लोग अगर अकाउंटिंग रखना चाहे तो कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इसका अकाउंटिंग का नाम हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद उसका कॉस्ट कितना है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मतलब, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब यहाँ पर मान लो हम लोग कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर सपोज बिस्किट्स ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए मैदा लगता है, चीनी लगता है। ठीक है, ये सब जो भी लग रहा है रॉ मटेरियल्स वगैरह वो प्रोसेस हो रहा है फिर बन रहा है। अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने रुपए का चीनी खरीदा गया, कितने का मैदा खरीदा गया। ठीक है, कितने रुपए का जो है गैस का एक्सपेंसेस हुआ है। ठीक है, फैक्ट्री में हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, लेबर का खर्चा। ठीक है, फैक्ट्री का मशीन्स जो यूज हो रहा था उस पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, तो सारे के सारे खर्चे। तो ये सब हम लोग को ऐड करके देखना पड़ेगा कि जो गुड्स बन रहा है, देखो गुड्स का मतलब जो बन रहा है, मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट का मतलब है लागत, क्या खर्चा हुआ इसको बनाने में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद हम लोग का जो अकाउंट बनेगा उसका नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, जो गुड्स बन गया है, जो गुड्स हम लोगों ने बना लिया है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाते हैं कि हम लोग कितना गुड्स हमारे पास था अवेलेबल फॉर सेल और कितना हम लोगों ने बेच दिया। और हम लोग को ये पता करना है बेचने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये जो प्रॉफिट निकल के आता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग का क्या कैलकुलेट होगा, इसके बाद हम लोग का कैलकुलेट होता है ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग लिखते हैं कितना हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, मतलब बिजनेस को मेंटेन करने का, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, इस तरह का खर्चा हम लोग पीएल में लिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जैसे कोई अकाउंटेंट रखा है जिनको हम लोग सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है, रेंट वाला फैक्ट्री है, या फिर हमारा ऑफिस बिल्डिंग है उसका डिप्रिशिएशन है, प्रिंटिंग पोस्टेज का खर्चा है। मतलब जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है वो फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा। फैक्ट्री के बाहर भी तो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा टास्क होता है जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले भी तो चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन
रिलेटेड जो भी काम है और मार्केटिंग रिलेटेड कि प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे। हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको मार्केट में हमें बताना भी तो पड़ेगा लोगों को, तो एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, ये सब मार्केटिंग का खर्चा। तो बेसिकली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में ही मार्केटिंग आता है, तो वो सारा खर्चा पीएल में लिखा जाता है। और इससे जो कैलकुलेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट की सेल करके जो पैसा आता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन का अपना पूरा इनकम नहीं होता है। सेल करके जो प्रॉफिट होता है उसी से ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा पे करना पड़ता है। ठीक है, पे करने के बाद जो बचता है उसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बन जाएगा इनका, ये पूरे कंप्लीट होने के बाद इसके बाद बन जाता है बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद बनता है बैलेंस शीट, जहां पर एसेट और लायबिलिटी हम लोग दोनों साइड लिखते हैं टी शेप में, क्योंकि ये हम लोग सोल प्रोप्राइटर के लिए कर रहे हैं तो इसलिए मैंने टी शेप बोला। तो ये हम लोग जब फाइनल अकाउंट सिर्फ जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट करेंगे तब भी यही चीज करना है, अभी भी यही चीज ही करना है। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब चाहे कोई ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, देखो दो ही तरह का बिजनेस हो सकता है, या तो ट्रेडर हो सकता है कोई एक बिजनेसमैन। ठीक है, कोई एक बिजनेसमैन या तो वो ट्रेडर हो सकता है या तो वो क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में इतना ही डिफरेंस है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद से प्रोडक्ट बना के बेचता है, जबकि ट्रेडर का मतलब होता है कि जो किसी से स्टॉक परचेज करके बेचता है। मैन्युफैक्चरर मतलब जो रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करता है फिनिश गुड्स में, उसके बाद उसे सेल करता है। ठीक है, और ट्रेडर का मतलब जो परचेज करता है फिनिश गुड्स, ठीक है, फिर सेल कर देता है। ठीक है, एक जन से खरीदता है दूसरे को बेच देता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी को जो है बेचना है पानी का बॉटल। ठीक है, पानी का बॉटल जो होता है वो बेचना है, तो अब हो सकता है कोई किसी और से खरीद के लेके आके मान लो खरीदता है 50 रुपए में, 55 में बेच देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कि ये बॉटल्स मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं वो मैन्युफैक्चरर होंगे। तो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर का अकाउंटिंग डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग डिफरेंस बस इतना ही है, जो ट्रेडर होंगे वो सिर्फ ये चीज बनाएंगे। ठीक है, जो हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होंगे वो ये सब बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्यों, क्योंकि अब उन्होंने जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया सेल तो उनको भी करना है, तो सेल करने के लिए कौन सा अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग। अब सेल करने के बाद जो इनकम हुआ और उससे जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से हमें क्या करना है, बिजनेस को मेंटेन करने का सारा खर्चा पे करके देखना है कि नेट प्रॉफिट क्या हो, फिर बैलेंस शीट। तो ये सभी बनाएंगे। डिफरेंस इतना है कि ट्रेडर जो है वो एक अकाउंट नहीं बनाएगा मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं है तो क्यों बनाएगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को भी प्रिपेयर करेगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में, बाकी फाइनल अकाउंट्स में और कोई डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देते हैं। जैसे देखो पहले लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग entities are those entities which manufacture or produce goods। तो ये लिखवा दिया मैंने। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज कौन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज मतलब वो सारे एंटिटीज होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स या फिर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रहता है, अभी अभी बताया मैंने। एक होता है इनका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, देखो अभी तो मैंने इतना बार बताया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे ताकि ग्रॉस प्रॉफिट पता चले, फिर पीएल अकाउंट भी बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पूरा लिख लो, यहाँ पर नोट्स लिखवा रहे तो पूरा ही लिख देते हैं बैलेंस शीट। ये तीनों चीज ये प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे होता है, कैसे देखने में होता है, ये भी टी शेप में ही होता है, लिख के दिखा देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट
तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिखेंगे, पहला आ जाता है टू, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट, लेजर बना रहे, ठीक है, अकाउंट मतलब लेजर। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WI, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP को हम पहले लिख लेते, फिर उसके बाद शॉर्ट में ही लिखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। ये क्या है, देखो अगर कोई कुछ मैन्युफैक्चर करता है तो उसका ऐसा भी स्टॉक होगा जो आधा बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे मैंने पानी का बॉटल का ही एग्जांपल दिया, अब पानी का बॉटल जो है उसमें मान लो कैप अभी तक नहीं बना है, बॉटल बन के रेडी है, तो इसका मतलब ये वर्क इन प्रोग्रेस में है, पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सेल तो नहीं कर सकते हैं। तो ईयर खत्म हो गया है, तो हमें फाइनल अकाउंट्स हर साल के एंड में बनाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि बिजनेस करके हमारा प्रॉफिट लॉस क्या है, जैसे कि कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे थे। तो ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ है वर्क इन प्रोग्रेस का, WIP बोलते हैं इसे शॉर्टकट में, वर्क इन प्रोग्रेस का अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो वो हम लोग लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसको हमें कंप्लीट करना है। कुछ भी अगर हमारा आधा अधूरा काम है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। जस्ट वैसे ही जो WIP है उसे हमें कंप्लीट करना है, तो हम लोग यहाँ पर इसे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, और इस बार हम लोगों ने जितना रॉ मटेरियल परचेज किया है और यूज किया है, परचेज किया है, ठीक है, हमें कंजम्पशन लिख देना चाहिए, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब है कि कितना यूज किया है। तो देखो हम लोग डायरेक्टली यहाँ कंजम्पशन लिख सकते हैं, एक वर्किंग नोट बना के कि कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो कंजम्पशन कैसे होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब कंजम्पशन क्यों हो रहा है हम समझा देते हैं। देखो कंजम्पशन इसीलिए हो रहा है, मान लो हमारे पास 10,000 किलो पहले से ही रॉ मटेरियल था, पहले से है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोगों ने इस बार और भी 5,000 किलो रॉ मटेरियल परचेज किया, ये हम केजी में बताते हैं, अभी रुपीज में नहीं बता रहे। तो हम लोगों के पास टोटल 15,000 किलो रॉ मटेरियल है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं, और ईयर एंड में हम लोगों ने देखा हमारे पास सिर्फ 2,000 रॉ मटेरियल बचा है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो 15 में से अगर 2,000 बचा तो 13,000 कहाँ गया, हम लोगों ने यूज कर लिया, इसे बोला जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे तो हम लोग को ये कैलकुलेशन करके लिखना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, टू परचेज, और इधर लिखना पड़ेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ऐसे करके लिखने से बेटर होता है कि हम लोग कंज्यूम्ड लिखते, वैसे भी लिखोगे चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो भी थोड़ी ना कोई गलत है, तो भी 13,000 आ ही जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने 10,000, यहाँ पर लिख दिया मैंने 5,000, जो एग्जाम्पल लिया था उसी के हिसाब से। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक तो बाई साइड जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 2,000, तो ओवरऑल इंपैक्ट हमारा 13,000 का ही रहेगा। लेकिन हर एक चीज का प्रेजेंटेशन का अपना अपना तरीका होता है ना, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर लिखते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और टू डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क भी बता देते हैं। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी खर्चे को 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर नहीं कर पाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मान लो ये फैक्ट्री जो मैंने यहाँ पर बनाया था, ये फैक्ट्री प्रीमाइसेस जो है इसका एक डिप्रिशिएशन होगा, ठीक है, फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिशिएशन होता है, इसमें जो मशीन वगैरह है। या फिर इस फैक्ट्री प्रीमाइसेस में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी हो, पावर कंजम्पशन जो भी हो रहा है, ये सब खर्चा हो रहा होगा। लेकिन जो बिस्किट्स बन के रेडी हो रहा है, जैसे मैंने बोला था बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे 1 मंथ का या फिर पूरे साल भर का आया 1 लाख, मैंने क्या एग्जांपल लिया, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं एक बिस्किट बनाने में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा हुआ, ये बोलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसको क्या ये खर्चा हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे। देखो कोई भी बिजनेस हम लोग करते हैं तो जो प्रोडक्ट बना के बेचो या कुछ सर्विस प्रोवाइड करो, तो
कस्टमर से ही तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा अपना कॉस्ट निकालना पड़ेगा और उनसे प्रॉफिट भी चार्ज करेंगे, तभी ना हुआ बिजनेस। लॉस के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। एनपीओ थोड़ी ना है, एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। तो ये खर्चा इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग एक बिस्किट पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये बिस्किट पे एडेड नहीं होता है? मतलब बिस्किट में इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट ऐड नहीं होता है, बिल्कुल ऐड होता है, लेकिन उसका अलग तरीका है। जो खर्चा हम लोग डायरेक्टली फिनिश गुड्स पे नहीं अप्लाई करवा पाते, उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट खर्चा। उसे अप्लाई करने का तरीका को बोला जाता है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोला जाता है, ठीक है। तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका अलग होता है, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि कैसे करके होगा। जैसे देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक अगर मान लो जो मोल्ड वगैरह होता है ना, मतलब जैसे जो डिजाइन होता है, जो बिस्किट्स बन रहा है, वहां पर मान लो हम लोग ये आराम से बता सकते हैं कि एक 10 पीसेस बिस्कुट्स बनाने में कितने सारे, मतलब कितना मैदा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये अगर हम लोग बता पाते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। और इसके अलावा जैसे देखो, अगर तुम लोग कोई जो है ड्रेस वगैरह, या फिर मान लो फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है, तो फर्नीचर में कितने, एक चेयर बनाने में या एक बेंच बनाने में कितना रुपए का लकड़ी लग रहा है, हम लोग इजीली बता सकते हैं। लेकिन जो ग्लू वगैरह यूज होता है उस फर्नीचर को चिपकाने के लिए, ग्लू का खर्चा एक फर्नीचर में कितना आया, ये हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा, वो मैंने समझाया कि क्या होता है। ज्यादा डिटेल्स हमें इस चैप्टर के लिए नहीं चाहिए, ये जो है कॉस्ट जब पढ़ते हैं तब ज्यादा डिटेल्स में चाहिए होता है। बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने डिफरेंस बता दिया, तो यहाँ पर होगा इनडायरेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इसको ओवरहेड भी बोलते हैं। एक्सपेंस और ओवरहेड, ओवरहेड मतलब ऊपरी खर्चा, ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा खर्चा ऐड होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। देखो, ग्लू मेरा इनडायरेक्ट खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मान लो फैक्ट्री प्रीमाइसेस को साफ रखने के लिए हम लोगों ने एक जो है स्वीपर को रखा है, तो उनको भी सैलरी देना पड़ रहा है। या फिर मान लो मशीन जब भी प्रॉब्लम करता है उसके लिए हम लोगों ने एक मेंटेनेंस स्टाफ रखा है, उनको सैलरी देते हैं, लेकिन जब जब जरूरत होता है तभी मशीन ठीक करवाते हैं। मशीन खराब होगा तभी ना ठीक करवाएंगे, लेकिन परमानेंट एक स्टाफ रख रखे तो उनको भी सैलरी देना पड़ता है। तो ये सब खर्चा हम लोग प्रोड्यूस गुड्स में कैसे मतलब लगाएं, ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है। तो ऐसा खर्चा जो हम लोग डायरेक्टली वन यूनिट फिनिश गुड्स में नहीं लगा सकते, इनडायरेक्ट, और जो लगा सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये सारे खर्चे हमें कस्टमर से रिकवर करने होते हैं, मतलब हम लोग गुड्स के कॉस्ट में ऐड करेंगे, तो ये सब खर्चा हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे बाई क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है। तो जैसे प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई टास्क हो सकता है कि जो हमारा इनकम्प्लीट है, तो करेंट ईयर में भी तो हो सकता है। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मतलब जो अभी आधा अधूरा काम है, जो सेल नहीं होगा, जो सेल होगा उसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में भेजना चाहिए। तो ये जो हम लोगों ने खर्चा किया, इससे अगर कोई आधा अधूरा गुड्स है वो रह गया है, तो उसे हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बोल के रख देंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है, बाय सेल ऑफ स्क्रैप। अब देखो, फैक्ट्री में बहुत सारे स्क्रैप भी बन सकते हैं, जैसे मान लो जो है फैक्ट्री में स्क्रैप, जैसे कि मान लो अगर जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है उससे कुछ स्क्रैप जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उस स्क्रैप को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस स्क्रैप को हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं, अगर वो सेलेबल है तो, ठीक है, मार्केट में हम लोग उस स्क्रैप को बेच सकते हैं। तो वो स्क्रैप बेच के हमें जो पैसा रिकवर होगा उससे हमारा गुड्स का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जैसे देखो, जैसे अगर हम लोग घर पे पेपर अगर लेते हो, ठीक है, घर पे अगर पेपर लेते हो, फिर पेपर रद्दी वाले को बेच देते हो, बेच ही सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा तो करते ही है ना, कि पेपर बहुत ज्यादा भर जाता है, फिर उसको क्या करें। तो मान लो पेपर पूरे मंथ का पेपर का खर्चा आया सपोज 300, ठीक है, 300 खर्चा आया, और पेपर जब हम लोगों ने जमा किया और उसे बेच दिया, उससे हमें मान लो 100 रुपीज रिकवर हुआ, तो हम लोग का पेपर का खर्चा रिड्यूस होके 200 हो गया। उसी तरह से फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, तो कुछ रद्दी यानी स्क्रैप निकल सकता है, अगर वो मार्केट में सेलेबल है वो बेच देंगे तो हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, इसीलिए बाई साइड में लिखा है। और एक चीज हो सकता है बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है
ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग प्रोड्यूस ही नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बाय चांस जो है वो प्रोसेसिंग में खुद ब खुद प्रोड्यूस होके आ गया। जैसे जैसे देखो, अगर हम लोग जो है बटर या चीज बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का बटर या चीज का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हमें बटर मिल्क भी मिल जाता है। ये देखो यहाँ पर एग्जांपल है, हम दिखाते देखो। कभी घर पे अगर देखे हो कि बटर बनाने के लिए, मतलब जो मक्खन होता है वो बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसमें ना हमें क्या होता है कि बटर मिल्क भी मिल जाता है, एंसिलरी हो जाता है। एंसिलरी का मतलब उसके साथ साथ प्रोड्यूस्ड होके आ गया, हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। ये देखो, या फिर शुगर के इंडस्ट्री, शुगर केन मतलब जो चीनी चीनी बनता है ना, वो गन्ने से बनता है। गन्ने को क्या बोलते हैं, शुगर केन। अब ये जब मैन्युफैक्चर होता है ना, तो चीनी के साथ साथ मोलासिस यानी गुड़ भी निकल के आता है। मोलासिस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर। अब बाई प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, चीनी ज्यादा महंगा होता है गुड़ से, ठीक है। तो अगर हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू से मोर देन वन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो गया, हम लोग चाह नहीं रहे थे। जैसे देखो, बटर मिल्क इज बाय प्रोडक्ट ऑफ डेयरी विच प्रोड्यूस बटर एंड चीज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बटर और चीज बनाते हैं जब हम लोग, जैसे कि मान लो जब बटर बनाने के लिए जो मत्ते हैं ना, ठीक है, जो मतलब मलाई वगैरह रहते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है, बटर ऊपर आ जाता है और नीचे जो है छाछ रह जाता है, हम लोग बटर मिल्क बोलते हैं इसको। ये भी सेल होता है मार्केट में, लेकिन बटर जो जो कॉस्ट मतलब बटर का जो सेल प्राइस है, इसका सेल प्राइस उससे काफी कम होता है। ये भी सेलेबल है बट कम होता है। तो जिसका सेल प्राइस कम होगा उसे हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट, ठीक है। बाई प्रोडक्ट का वैल्यू कंपैरिजन टू मेन प्रोडक्ट कम होता है। मेन प्रोडक्ट मतलब क्या, जिस प्रोडक्ट के लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी हमें मिल गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट नॉर्मली क्या होगा, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि हमें कुछ और, ये देखो हम लोग को एक्चुअली क्या था, हम लोग सोच रहे थे कि बटर बनाएंगे, लेकिन उसके साथ बटर मिल्क भी आ गया, अब वो मार्केट में सेलेबल है। तो इसका मतलब हमारा खर्चा जो है बाई प्रोडक्ट बनने से कम हो जाएगा, ठीक है, बाई प्रोडक्ट बनने से कम हो जाएगा। तो ये देखो, they are generally valued at net realizable value if their cost cannot be separately identified, miscellaneous income बोल के हम लोग दिखा सकते हैं। मतलब बेसिकली ये हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ये इनकम ही दिखा रहे हैं कि बाई प्रोडक्ट बेच के हमारा इनकम हुआ। अब इनकम जब एक्सपेंसेस से लेस होगा तो हमारा एक्सपेंसेस को कम कर देगा, ठीक है। जैसे स्क्रैप भी हमारा एक इनकम है, पेपर बेच दिया तो पेपर का जो 300 रुपए का बिल हुआ वो 200 ही पॉकेट से पे करना पड़ेगा, 100 रुपए तो पेपर बेच के ही मिल गए। उसी तरह से बाई प्रोडक्ट क्या हो गया, ये प्रोसेसिंग में होता है कि प्रोसेसिंग करते हुए हम लोग कुछ और प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, मेनली प्रोड्यूस करना चाह रहे थे हम लोग चीज या बटर, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास बटर मिल्क भी अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, टोटल हम लोगों ने जो भी खर्चा किया, और ऐसा प्रोडक्ट जो हमारा अभी भी WIP में है, और हम लोगों का सेल जो कॉस्ट है, सॉरी, जो हम लोग का एक्सपेंस है, वो ये दोनों के वजह से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग को स्क्रैप बेचेंगे तो हमारा कॉस्ट कम होगा, अगर हम लोग प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बेचेंगे तो भी हमारा कॉस्ट कम होगा। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पर हो जाएगा बाई ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऐसे लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि ये बने हुए जो गुड्स बन चुके हैं मतलब सेलेबल कंडीशन में, फिर तो ये क्लोजिंग स्टॉक में अलग नहीं करना पड़ता, क्लोजिंग WIP वही बिकेगा ना, क्योंकि हमें ट्रेडिंग में वही ट्रांसफर करना है जो बिकेगा। तो जो बिकेगा वो कैसा गुड्स होगा, फिनिश गुड्स होगा, WIP नहीं होना चाहिए, इसलिए WIP को हम लोगों ने यहाँ से सेपरेट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे। रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड मतलब हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज लेस, अगर कुछ रिटर्न हुआ है, मान लो परचेस करने के बाद रिटर्न हुआ है तो वो भी इम्पैक्ट देना पड़ेगा। परचेस किया था 10,000 किलो, अब उसमें से 2 किलो रिटर्न कर दिया सप्लायर को, कोई रीजन होगा, तो ये लेस हो जाना चाहिए। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, इससे हमें मिल जाएगा कंजम्पशन। तो जब भी कंजम्पशन लिखेंगे इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे खर्चे जो हम लोग 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट दे रखा है,
ये देखो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर कॉस्ट अदर देन मटेरियल और वेजेस विच आर इनकर्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सेलेबल सर्विस। ठीक है, जैसे देखो इसका बहुत सारा डिटेल्स होता है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर नहीं होता है। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब मटेरियल लेबर के अलावा, जैसे देखो मैंने बोला था लकड़ी, ठीक है, जो फर्नीचर बनाने का लकड़ी का खर्चा, तो एक चेयर बनाने में मान लो 500 रुपए का लकड़ी लगता है, ये हम लोग बोल पा रहे हैं। तो फिर ये क्या हो गया, एक यूनिट फिनिश गुड्स में उसे आइडेंटिफाई कर पा रही है, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट वेजेस, एक चेयर बनाने के लिए एक लेबर 300 रुपए लेता है, तो ये हो गया डायरेक्ट वेजेस। अब ये सब के अलावा अगर ऐसा कोई खर्चा है जो एक चेयर बनाने में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि हायर चार्ज ऑफ मशीन। अब ये क्या होता है, हायर चार्ज ऑफ प्लांट एंड मशीन। इसका मतलब हो जाता है कि मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमें मशीन चाहिए, हम लोग वो खुद खरीद भी सकते पूरा मशीन, या फिर किसी से भाड़े पे भी ले सकते, तो भाड़ा देना पड़ेगा। तो अगर एक चेयर बनाने पे भाड़ा कितने रुपए का लग रहा है, मान लो उसने मशीन इस तरह से भाड़े में दिया कि मंथली रेंट के हिसाब से नहीं, बोला कि आप अगर 10 चेयर मैन्युफैक्चर करोगे तो आप मुझे 100 रुपए दे देना, इस तरह से। अगर चेयर बेसिस पे, मतलब जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं उसके बेसिस पे अगर हायर चार्जेस डिसाइडेड है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोल सकते हैं। या फिर रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है कि अगर मान लो किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी है, वो अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्ट बनाता है, अब वो टेक्नोलॉजी किसी और को चाहे तो वो बेच भी सकता है। ठीक है, बेचने से, जैसे घर रेंट पे दिया जाता है, वैसे टेक्नोलॉजी भी रेंट पे दिया जा सकता है। रेंट पे मतलब उसके बदले रॉयल्टी लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया रॉयल्टी। अब अगर रॉयल्टी 1 यूनिट फिनिश गुड्स में दिया गया है कि आप अगर 5 चेयर प्रोड्यूस करोगे तो आप मुझे इतना रॉयल्टी दे दीजिएगा। ठीक है, तो रॉयल्टी का मतलब यहाँ पर, ये देखो रॉयल्टी का मतलब यहाँ पर रॉयल्टी फॉर यूजिंग लाइसेंस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब किसी का किसी चीज का लाइसेंस, स्पेसिफिकली कोई टेक्नोलॉजी। लेकिन ये रॉयल्टी जो है वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट सिर्फ तभी होगा इफ बेस्ड ऑन यूनिट प्रोड्यूस, मतलब 1 यूनिट फिनिश गुड्स में अगर आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी हम लोग इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदरवाइज ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक यूनिट में उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर एक यूनिट में कर पाते हैं, पर यूनिट पे इस चीज का खर्चा क्या है, चाहे खर्चा कोई भी चीज हो, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस बनता है। नेक्स्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होते हैं, या फिर इसे ओवरहेड बोला जाता है। फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री का पावर कंजम्पशन, फैक्ट्री में यूज्ड मशीन्स का जो है क्या बोलते हैं उसे, मशीन्स का डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये सब हम लोग का इनडायरेक्ट खर्चा होगा। और इनडायरेक्ट मतलब हम लोग जिसे 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब वो बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट भी थोड़ा सा शॉर्टकट में यहाँ पर लिखवा देते हैं। इट इज रेसिडुअल वैल्यू ऑफ, इट इज रेसिडुअल ऑफ मेन प्रोडक्ट, it sorry, if selling price is recorded on the credit side of, on the credit side of manufacturing account, manufacturing account and reduce the cost of मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करवा देगा जब हम लोग इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड में होना भी चाहिए क्योंकि ये हम लोग का इनकम एक्स्ट्रा हो रहा है। जैसे कोई सुगर, मतलब सुगर केन से मतलब चीनी बना रहा है, तो उसको मोलासिस भी मिल रहा है, तो वो भी बेच दे रहा है। तो वो बनाने का तो टारगेट था ही नहीं, बट बन गया तो उसको भी बेच देता है। तो फिर उसमें क्या होता है, उसको अलग इनकम मत दिखाओ। ठीक है, उससे क्या करना है, हमारा
जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट इनकट हुआ था शुगर मतलब शुगर केन को शुगर में ट्रांसफर करने के लिए, उस कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। उसे अलग से इनकम नहीं दिखाएंगे, इनकम तो दिखा रहे हैं लेकिन ऐसा करके दिखा रहे हैं ताकि ये कॉस्ट मेरा कम हो, ये सिर्फ इनकम दिखाएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो भी थोड़ा सा इंट्रो चाहिए, छोटा सा ही चैप्टर है, ठीक है। इसमें ज्यादा हमें ये इसीलिए करवा दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तो वहां अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीज आ जाए तो फिर हम लोग को समझने में आसानी होगा। अब इसके बाद यहाँ पर और कुछ मुझे बोलना नहीं है, अभी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 1, क्वेश्चन में इसमें काफी कम है। तो इलास्ट्रेशन 1 यहाँ पर क्या बोला है देखो, 1 lakh units were produced in a factory, per unit material cost 10। अब देखो जैसे ही बोला ना पर यूनिट मेटेरियल कॉस्ट 10, मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक यूनिट बनाने में 10 रुपए का मेटेरियल चाहिए, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट हो गया। पर यूनिट लेबर कॉस्ट 5, तो ये भी हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। दैट अपार्ट इट वाज एग्रीड टू पे रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट, फिर से पर यूनिट पता चल रहा है, तो एक यूनिट फिनिश गुड्स में ये सारे खर्चे पता चल रहे, तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये टेक्नोलॉजी रॉयल्टी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जापानीज कोलाबोरेटर हु सप्लाइड टेक्नोलॉजी, जापानीज कोलाबोरेटर से हम लोग टेक्नोलॉजी सप्लाई ले रहे हैं, इसके बदले उनको रॉयल्टी दे रहे हैं। अगर एक यूनिट भी गुड्स बनाएंगे तो उन्हें 3 रुपए देना पड़ेगा। जितना यूनिट्स बनेगा तो 1 लाख यूनिट बनेगा तो 3 लाख रुपीज देना पड़ेगा रॉयल्टी। हम लोग को बोला है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहले क्या लिखना पड़ेगा कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन हुआ। सबसे पहले रॉ मटेरियल ही लगता है, उसके बाद लेबर, ठीक है। कोई भी चीज बनाओगे, घर पे खाना भी बनाओगे, पहले तो वेजिटेबल्स वगैरह स्पाइसेस वगैरह होना चाहिए ना, फिर कोई ना कोई उसे बनाएगा, तो पहले रॉ मटेरियल फिर लेबर। लेबर मतलब जो बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 लाख। इसके बाद लेबर वेजेस, ठीक है। लेबर को वेजेस जो दे रहा है वो कितना देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा पर यूनिट पे 5 रुपए। तो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया है तो 1 लाख पे 5 रुपए करके 5 लाख। और रॉयल्टी, रॉयल्टी रॉयल्टी जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो रॉयल्टी हम लोग का 1 लाख इंटू 3 लाख, 18 लाख, ठीक है। ये हम लोग का हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब 1 लाख यूनिट गुड्स बनाने में खर्चा लगा है 18 लाख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा इलास्ट्रेशन 2। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, बोला है प्रिपेयर ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर बीमल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इलास्ट्रेशन 2। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बीमल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बीमल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट for the year ended 31st March 2020। तो यहाँ पर हो जाएगा डेबिट क्रेडिट की पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह सब लिखना है, जैसे लेजर में हम लोग करते हैं ना उसी तरह से यहाँ पर सारा चीज लिखना है। पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज, ठीक है। यूनिट होगा क्वेश्चन में, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यूनिट लिखने से बेटर होता है, ठीक है। यूनिट लिखना चाहिए, यूनिट और रुपीज।
अच्छा, अब देखते हैं क्या बोला है। ओपनिंग WIP 10,000 यूनिट, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग WIP। जो प्रीवियस ईयर का वर्क इन प्रोग्रेस में था वो है 10,000 यूनिट, उसका कॉस्ट है 16,000। मतलब 10,000 यूनिट ऐसे हैं जिसपे हम लोगों ने 16,000 रुपीज खर्चा कर लिया है, बट वो अभी तक फिनिश गुड्स नहीं बना है, वो अभी मिडिल कंडीशन में, ना तो रॉ मटेरियल है ना तो फिनिश गुड्स है। अब इसको हम लोग को अभी ट्रांसफर करना पड़ेगा फिनिश गुड्स में। क्लोजिंग है 12,000, 20,000 अमाउंट है, तो बाई क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट इस बार के ऐसे हैं जिसपे 20,000 रुपए खर्चे हो चुके, बट वो फिनिश गुड्स अभी तक नहीं बना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज दे रखा है। मतलब ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो, तुम लोग चाहो तो ऐसे यहाँ पर वर्किंग नोट बना के भी लिख सकते हो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल के, या फिर इसके अंदर भी लिखा जा सकता है। इस तरह से अगर लिखोगे तो इसके अंदर भी लिख पाएंगे, जैसे कि टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से। ये देखो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लेस, पहले ओपनिंग और परचेज लिख लेते हैं। ओपनिंग है 1,70,000, परचेज है 8,20,000, 8,20,000, 9,90,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवेलेबल रॉ मटेरियल, अवेलेबल इतना है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना हम लोगों ने यूज किया। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,90,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया यहाँ पर कितना, 8,00,000। अब रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड हुआ उसका कोई यूनिट नहीं, यूनिट है जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके लिए। अच्छा, इसके बाद है हम लोग का हायर चार्जेस ऑफ मशीन है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे है इसीलिए। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, तो ये इनडायरेक्ट खर्चा हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट्री का टोटल खर्चा बताया, पर यूनिट पे नहीं बताया, डायरेक्ट वेजेस बताए। तो अब पहले डायरेक्ट वेजेस लिखना चाहिए, जैसे ही रॉ मटेरियल लिख लेंगे ना उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट वेजेस लिखना चाहिए। ये सीक्वेंस सही रहता है, पहले मटेरियल खरीद के लाना है फिर लेबर ढूंढना है। तो डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा, 0.80 per unit manufactured and 0.40 per unit of closing WIP। अब जो डायरेक्ट वेजेस है उसका खर्चा थोड़ा सा अलग पैटर्न में है, फिनिश गुड्स पे अलग है और जो क्लोजिंग WIP है उस पे अलग है, लेकिन पर यूनिट करके ही है, तो है तो डायरेक्ट खर्चा। तो जो गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है उस पे 0.80, मतलब फिनिश गुड्स पे 0.80 करके, और जो हम लोग का क्लोजिंग WIP है उस पे 0.40 करके। बट यूनिट भी तो ढूंढना पड़ेगा कि कितना करके यूनिट है, यहाँ पर यूनिट ढूंढ के टोटल लिख पाएंगे। तो WIP में तो पता है 12,000 है, 12,000 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4,800, ठीक है। और फिनिश गुड्स कितना है, फिनिश गुड्स कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। ये देखो, यूनिट प्रोड्यूस्ड बोला है 5,00,000, ठीक है, यहाँ पर बता दिया 5,00,000। अच्छा, तो 5,00,000 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोड्यूस्ड पे मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड पे 0.80 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5,00,000। 5,00,000 इंटू 80%, तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। ये 40,000 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर इसके बाद हायर चार्जेस ऑफ मशीन है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें आ रहा है हायर चार्जेस ऑफ मशीन, हायर चार्जेस, हायर चार्जेस ऑफ मशीन कितना है, 0.60, 0.6 इंटू 5,00,000, 30,000, नहीं 3,00,000 होगा। देखते 0.6, हाँ 3,00,000 होगा। ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हायर चार्जेस। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, अब लिखना है डायरेक्ट वेजेस लिख दिया, क्लोजिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और ये जो फैक्ट्री का खर्चा है, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, ये दोनों हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर लिखेंगे
टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये पर यूनिट पे नहीं दिए गए इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री और repairs and maintenance। अच्छा, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री रिपेयर्स मेंटेनेंस 1,80,000, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000। अब हम लोग टोटल करेंगे इधर, ठीक है, डेबिट साइड पहले। तो डेबिट साइड का टोटल हमें क्या बता रहा है? डेबिट साइड का टोटल हमें बता रहा है कि हम लोगों ने कितना कितना खर्चा किया है। तो 10,000 प्रीवियसली प्रोडक्ट बने हुए थे आधे अधूरे, उस पे 16,000 का खर्चा हुआ था। तो उसको पूरा बनाने में इस बार का जो भी खर्चा हुआ है वो इंक्लूडेड होगा उसको पूरा बनाने में। इसके अलावा भी और भी गुड्स प्रोड्यूस्ड किया गया है। 8 लाख का रॉ मटेरियल यूज हुआ है, 40,000 का लेबर यूज हुआ है, 4,800 का भी लेबर यूज हुआ है, 3 लाख का हायर चार्जेस यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, और क्या खर्चा हुआ है यहाँ पर? 2,20,000 का जो है हायर फैक्ट्री हायर चार्जेस है, और ये वाला है रिपेयर्स मेंटेनेंस। तो टोटल 15 लाख, 15 लाख आ गया, गलत आ रहा है, 16,000, 8 लाख, 40,000 और ये 3 लाख, 40,000 और ये हो जाएगा 3 लाख, और 2,20,000 और 1,80,000। फिर से एक बार देखते हैं, गलत आ रहा है। 16,000 प्लस 8 लाख, 8,40,000, 4,800 प्लस 3 लाख और 2,20,000, मतलब 5,20,000 प्लस 1,80,000, 15 लाख, 15,60,800। अच्छा, इतना ही आ रहा है, 15,60,800। और इससे अगर हम लोग 20,000 लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15,40,000। नहीं, कुछ तो गलत है, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, कुछ तो गलत है। चेक करते हैं क्या गलत लिख दिया मैंने, यहाँ से अकाउंटिंग चेक करते हैं। 16,000 और ये 8 लाख, 16,000 8 लाख सही क्या है? फिर ये हो गया 4,04,800। अच्छा, ये मैंने 40,000 लिख रखा है, ये 4 लाख, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है 15,40,800 8,40,000, 8,40,000 नहीं, फिर से 40 हो जा रहा है, 8 और 4 12 लाख, 12,16,000 प्लस 4,800 प्लस 3 लाख और इधर 2,20,000, मतलब 5,20,000 प्लस 1,80,000, 19,20,000, 19,20,800। अच्छा, अब यहाँ से ये माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो खर्चा हम लोगों ने किया उसमें से 20,000 रुपीज का जो खर्चा है उसे अलग कर लेंगे। क्यों अलग कर लेंगे? क्योंकि उतने का हम लोग गुड्स बेच नहीं सकते, क्योंकि वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीशन मोड में है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है? 19,08,000। तो इसको लिखेंगे बाई, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बाई ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें कोई WIP नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19,00,800, ये कॉस्ट है। और ये यूनिट में कितना होगा? यहाँ पर यूनिट में हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। 5 लाख यूनिट बन रहा है। अब हम लोग इसको क्लोज करें, यूनिट कॉलम को क्लोज करने का जरूरत नहीं होगा। तो इधर अगर क्लोज करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? वही 19,20,800, ये बन गया। अब देखो इलास्ट्रेशन 3, ठीक है।
इलास्ट्रेशन 3 में पूरा एक कंप्लीट दिया, इसमें हम लोग एक फाइनल अकाउंट्स भी बना सकते हैं। इलास्ट्रेशन 3 में हम लोग को दिया है कि ट्रायल बैलेंस दिया है मिस्टर वाइट का, और ये कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस तो सबको पता होगा क्या होता है, जो लेजर हम लोग का क्लोज हो जाता है उसको बैलेंस लिख के हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें दिया हुआ है। अब प्रिपेयर करने क्या बोला है, देखो, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट रिलेटिंग टू द 31st March 2020। अब देखो कैसे करके बनेगा, हम एक एक पढ़ के बता देंगे। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं इलास्ट्रेशन 3। इलास्ट्रेशन 3 पहला बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये किसके बुक्स में, मिस्टर वाइट। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाइट, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाइट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो भी अकाउंट बनेगा पहले हम लोग वो अकाउंट लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और बनेगा हम लोग का ट्रेडिंग। ठीक है, हम यहाँ पर नॉर्मली ट्रेडिंग पीएल एक साथ होता है, लेकिन ये जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीख रहे हैं ना, तो सीखने के पर्पस में हम लोग इसको अलग से कर रहे हैं। अगर कोई एक साथ भी करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ ही करना चाहिए, लेकिन अभी सीखने के लिए हम थोड़ा सा अलग इसीलिए दिखा रहे हैं कि ट्रेडिंग में एग्जैक्टली क्या क्या आता है और पीएल में एग्जैक्टली क्या क्या आता है। इसको एक साथ दिखाना कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ से पीएल हटाओ, यहाँ यहाँ क्या करना है, यहाँ पर ट्रेडिंग एंड पीएल लिख दो और इस कॉलम को ऐसे जोड़ दो और ये पॉइंट हट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो कंबाइंडली बन जाएगा। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम लोग चाहो तो वैसे भी बना सकते हो। यहाँ पर हम ये समझाने के लिए कर रहे हैं कि पीएल में एक्चुअली कौन कौन सा आइटम आ जाए। तो ये बन गया पीएल। इसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2020। लाइबिलिटी और एसेट्स, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में कभी डेबिट क्रेडिट मत लिख दो। ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिख सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये सब प्रेजेंटेशन है, ये सब तुम लोग खुद भी कर सकते हो। फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पर 31st March 2020। अब इस पे डबल लाइन नहीं कर रहे, तुम लोग को यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, ठीक है, अकाउंट में पर्टिकुलर्स अमाउंट ये लिखना है, ठीक है। अमाउंट ये ऐसे हो जाएगा, इधर भी एक अमाउंट होगा। तो यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। अब देखो, इससे तुम लोग को फाइनल अकाउंट्स का भी आइडिया मिलेगा कैसे होना चाहिए। ये बनाने का रूल्स ये है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस मतलब अकाउंट्स है वो एक ही जगह पे पोस्ट होगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, या ट्रेडिंग में, या पीएल में, या बैलेंस शीट में। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर जो डिटेल्स दिया हुआ है वो 2 बार पोस्ट होगा। इसके बाहर डिटेल्स देने का मतलब है इस पे ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। देखो, जब तक जर्नल एंट्री नहीं होगा, जब तक जर्नल एंट्री नहीं होगा फिर लेजर नहीं होगा। जर्नल के बाद होता है लेजर पोस्टिंग, ठीक है। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। तो ये जो बाहर की इंफॉर्मेशन हमें ये बता रहे कि इस पे हमारा एंट्री 1 है, इसीलिए ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है। तो जब एंट्री 1 है, हर एक एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट पे होता है, इस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये सब 2 जगह पे पोस्ट होगा, ठीक है। अभी करने से ही समझ में आएगा। एक बार इंफॉर्मेशन को रैंडमली देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 31st March 2020। रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स का मतलब WIP। सेमी फिनिश गुड्स मतलब WIP। सैलरी एंड वेजेस का डिटेल्स दिया हुआ है। मशीन का डिप्रिशिएशन, ऑफिस फर्नीचर का डिप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऑफिस प्रीमिसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया, लाइटिंग चार्ज करना है 2/3 टू फैक्ट्री 1/3 टू ऑफिस। अब देखो ये सब का यूज कैसे होगा। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्योंकि 2 जगह पे पुट होगा, तो इसको हमें कैसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पर आते हैं, ये एक साइड से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का। तो हम लोग को पता है कि रॉ मटेरियल और WIP का ओपनिंग स्टॉक ये हम लोग का चले जाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे, जहां पर जो पोस्ट होगा वहां पर वही चीज लिखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक WIP, ठीक है। हम थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ये हम लोग का है 9,500, ठीक है।
अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, यहाँ पर टू जब लिखेंगे रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, तब हम लोग वहां पर ओपनिंग स्टॉक का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल का, रॉ मेटेरियल ओपनिंग स्टॉक, तब उसे यूज करेंगे। तो रॉ मेटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 21,000। हम लोग अपना प्रेजेंटेशन का तरीका एज इट इज रखेंगे। WIP का लिख दिया। फिनिश गुड्स का जो है वो ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिनिश गुड्स बनने के बाद वो ट्रेडिंग में जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और इसका वैल्यू है 15,500, ठीक है, 15,500। उसके बाद है सन्ड्री डेटर। डेटर करेंट एसेट है, तो डेटर कहाँ पर जाता है, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में करेंट एसेट के अंडर आता है, ठीक है। बैलेंस शीट का दो एसेट फॉर्मेशन होता है, एक फिक्स्ड एसेट और एक करेंट एसेट, लेकिन तुम लोगों को ऐसे फुल फॉर्म में लिखना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे फॉर्म में एग्जाम में लिख के नहीं आना है। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर 24,000। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखा कि डेटर पे कुछ प्रोविजंस वगैरह बोल रखा है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी अकाउंट के साथ है, उस अकाउंट में हम लोगों को थोड़ा जगह रख देना है, ताकि हम लोग उसका एडजस्टमेंट कर सके, ठीक है। उसमें जो एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, उस एडजस्टमेंट को परफॉर्म कर पाए, तो इसलिए मैंने वहां पर जगह रख दिया। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज बोला है 1500। अब परचेज हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं, तो हम लोग इसको लिख देंगे, क्योंकि हम लोग तो मैन्युफैक्चरर है ना, तो हम लोग फिनिश गुड्स तो परचेज करते नहीं है, तो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए जो कैरेज लगा है, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये नीचे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जगह है ना, ये लिखने का जगह चाहिए हमें। टू कैरेज ऑन परचेज, ये बताया है 1500। कैरेज ऑन परचेज हो गया। फिर बोल रहे हैं बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। बिल्स रिसीवेबल एक एसेट होता है, ठीक है, तो करेंट एसेट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये जगह रख दिया इस सन्ड्री डेटर को एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर लिख दिया बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हम लोग का करेंट एसेट होता है 15,000। अच्छा, उसके बाद बोला है वेजेस। तो वेजेस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। वेजेस किस लिए देते होंगे, मैन्युफैक्चर करवाने के लिए, तो वेजेस देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वेजेस। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू वेजेस। अब वेजेस में ना हम लोगों ने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देखा था, तो उसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे एडजस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ जगह रख दिया। वेजेस के बाद है सैलरी। तो सैलरी किसको देते हैं, सैलरी नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को दिया जाता है। तो सैलरी हम लोग का PL में आना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। सैलरी, अब सैलरी को भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इस पे भी हमारे पास एक जो है इंफॉर्मेशन था। अब एग्जाम में कैसे याद रखोगे, एग्जाम में जब तुम लोग को पेपर मिलेगा, तब तुम लोग सैलरी पे ऐसे पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है, कि उससे रिलेटेड नीचे इंफॉर्मेशन है, तो उसमें कुछ एडजस्ट होने वाला है। टेलीफोन पोस्टेज 1,000 रुपीज। तो टेलीफोन पोस्टेज जो है वो बिजनेस का कैसा खर्चा है, टेलीफोन पोस्टेज एडमिनिस्ट्रेशन जगह पे रहेगा, तो फिर यहाँ पर लिखना चाहिए टू टेलीफोन, मतलब PL में, ठीक है, टू टेलीफोन एंड पोस्टेज। तो ये हो जाएगा टेलीफोन एंड पोस्टेज 1,000, यही दे रखा था। अच्छा, इसके बाद रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर 350। तो यहाँ पर लिखेंगे टू रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर। ये भी हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड खर्चा हो जाएगा, बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा। तो ये है 350 रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर। कैश एट बैंक, ये हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा करेंट एसेट में। कैश हमारा करेंट एसेट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है हम लोगों का 17,000। फिर बोल रहा है ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर पे डिप्रिशिएशन लगेगा, ये फिक्स्ड एसेट है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर, और इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिप्रिशिएशन का दिया हुआ था 10,000, ठीक है। अच्छा, अब इसको, इसके बाद है रिपेयर टू प्लांट। तो ये हम लोग का PL में जाएगा। रिपेयर टू प्लांट नहीं, प्लांट का रिपेयर है, तो ये हम लोगों का PL में नहीं। प्लांट जो है वो तो फैक्ट्री का है, ये फैक्ट्री का अकाउंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू रिपेयर टू प्लांट, टू रिपेयर्स टू प्लांट, ठीक है। ये हो गया 1100। अच्छा, इसके बाद रिपेयर टू प्लांट के बाद हम लोग का परचेज 85,000। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज। अब परचेज क्या करते होंगे, रॉ मटेरियल, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 85,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर प्लांट मशीनरी 70,000। तो ये हम लोग का फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा जगह रख के प्लांट एंड मशीनरी,
इस पे भी डेप्रिसिएशन बोला था, तो इसके लिए भी मैंने एक लाइन जगह रख दिया है। प्लांट एंड मशीनरी 70,000, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन होगा इसके लिए जगह रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक लाइन हमें रख देना है। अच्छा, इसके बाद इसी पैटर्न में आ रहा है रेंट 6,000, ठीक है। रेंट लिख देते हैं। रेंट में भी एक एडजस्टमेंट था, तो रेंट कहाँ पर आएगा, पीएल में आएगा, ठीक है। हमें बोला नहीं कि रेंट कहाँ का है। अगर फैक्ट्री रेंट बोला जाता तो हम लोग उसे अच्छा, यहाँ पर ना हमें बता दिया है कि रेंट कहाँ कहाँ आना चाहिए। देखो, रेंट का बताया है कि ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, मतलब टोटल एरिया पे ऑफिस बना हुआ है 1/4 एरिया पे, तो रेंट का जो 1/4 है वो हमारा ऑफिस रिलेटेड होगा, बाकी 3/4 जो है वो हमारा फैक्ट्री रिलेटेड होगा। तो रेंट दो जगह पे ही आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। टू रेंट, यहाँ पर 3/4 पार्ट आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बता दिया है टोटल एरिया का 3/4 और 1/4 करके ऑक्युपाइड है। 1/4 जो है ऑफिस ऑक्युपाइड है, तो ऑफिस वाला पीएल में आएगा। रेंट कितना है, 6,000, तो 6,000 का 1/4 कितना हो जाएगा, 6,000 का 1/4 हो जाएगा 1,500, ये हो जाएगा 4,500, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लाइटिंग का भी हमें बता दिया है। ये देखो, लाइटिंग का हमें बता दिया है कि क्या करना है। लाइटिंग जो है वो 2/3 चार्ज करना है फैक्ट्री में, 1/3 ऑफिस में, तो ये भी लाइटिंग का खर्चा भी यहाँ पर आएगा, 2 लाइटिंग। तो लाइटिंग का खर्चा 2/3 हमें फैक्ट्री में देना है, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। 2/3 फैक्ट्री में, तो 1350 का 2/3 चेक करते कितना होगा। 1350 का 2/3 900, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 900। अच्छा, फिर यहाँ पर भी आएगा लाइटिंग, ऑफिस में भी दिखाना है ये वाला 2 लाइटिंग, 2/3, तो ये फिर 1/3 हो जाएगा। तो 1350 माइनस कर देते हैं तो 450 आएगा, ठीक है। लाइटिंग का खर्चा पीएल में, मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का आ रहा है हम लोग का 450। जनरल एक्सपेंसेस 1500। जनरल एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग इसे एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाते हैं, ठीक है, मतलब पीएल में जनरल एक्सपेंसेस ये हम लोग का हो गया 1500। अच्छा, अब हम लोग क्रेडिट साइड वाले आइटम में चलते हैं। क्रेडिट साइड में है सन्ड्री क्रेडिटर, जो बैलेंस शीट में करेंट लाइबिलिटी में आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 15,000। बिल्स पेएबल भी हम लोग का करेंट लाइबिलिटी है, जैसे बिल्स रिसीवेबल है तो बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल भी हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 7,500। अच्छा, फिर इसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप दिखा, वो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाना चाहिए। सेल ऑफ स्क्रैप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाना चाहिए, यहाँ पर बाई साइड में, बाई सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप कितना है, 2,500। कमीशन मिला है तो ये पीएल में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ स्टॉक बेच के जो इनकम होता है वो लिखा जाता है, तो यहाँ पर पीएल में लिखेंगे बाई कमीशन, कमीशन का इनकम 450। अच्छा, इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1650, वो यहाँ पर लिखेंगे, ये प्रीवियस ईयर वाला है, यहाँ पर भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पर लिख के भी दिखा सकते हो। ये देखो, ऐसे भी होता है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब ऐसा थोड़ी है कि डेबिट या क्रेडिट किसी में भी लिख दो, हम समझाते हैं क्या होता है। ये देखो, डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट, हम लोगों ने कितना प्रोविजन प्रीवियसली कर रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो ओल्ड, ओल्ड ऐसे करके लिखेंगे, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन पहले से कितना प्रोविजन में है 1650। करेंट ईयर में भी कुछ प्रोविजंस करने बोला होगा, हम समझाते हैं कैसे होगा, जब वो पॉइंट आ रहा है हम समझाते हैं। तब तक कैपिटल अकाउंट, सेल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लेते हैं। कैपिटल लाइबिलिटी है, कैपिटल यहाँ पर होता है एकदम स्टार्टिंग में होता है बैलेंस शीट का कैपिटल, कैपिटल है 1 लाख,
इसको हमेशा इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसका इम्पैक्ट इस पे आएगा। सेल्स है 1,67,200। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये लिख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है अगर हमारा बैंक के साथ अच्छा रिलेशन होता है तो हमारे अकाउंट में जितना बैलेंस नहीं होता है उससे ज्यादा बैंक हमें ड्रॉ करने के लिए देता है, तो इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स लिखते हैं। सेल्स कहाँ पर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जो फिनिश गुड्स है वहां से हम लोग सेल कर सकते हैं। तो सेल कितने का हुआ है? 1,67,200, ठीक है। तो सारे डेटा जो है ट्रेडिंग में, सॉरी ट्रायल बैलेंस पे जो था वो लिख लिया। अब यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स का। तो यहाँ पर फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आएगा, यहाँ पर आएगा फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही आएगा। और इसका वैल्यू है हम लोग का 7,008, सॉरी वो तो सेमी फिनिश्ड है, क्लोजिंग स्टॉक का है 18,100, ठीक है। अच्छा, अब जो ये WIP का है यहाँ पर लिखेंगे बाय WIP स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो WIP मतलब सेमी फिनिश्ड 7,800। और एक रॉ मटेरियल का था तो वो यहाँ से लेस हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तब तो हमें पता चलता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 16,200। अब जैसे कि मैंने बोला था कि नीचे का जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो दो जगह पे जाना चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का करेंट एसेट भी होता है, इसीलिए ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सारे इंफॉर्मेशन जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तुम लोग इतना शॉर्टकट पे मत लिखो, तुम लोग को पूरा लिखना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये सारे के सारे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएंगे। रॉ मटेरियल 16,200, फिनिश गुड्स है 18,100 और WIP है 7,800। दो जगह पे पुट हो गया, जैसे कि मैंने बोला था दो जगह पे जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस अनपेड फॉर मार्च 2020 में रेस्पेक्टिवली 900 एंड 2,000। सैलरी एंड वेजेस मार्च मंथ में हम लोगों ने 900 और ये जो 2,000 है ये पे नहीं किया, तो मार्च मंथ का ही तो अकाउंट बना रहे। अगर पे नहीं किया है, पे करना चाहिए था, अनपेड है, तो ये हम लोग का लाइबिलिटी है। जब टाइम पे खर्चा नहीं देते तो उसे लाइबिलिटी बोलते हैं। तो लाइबिलिटी होगा तो करेंट लाइबिलिटी में आएगा, तो ये पहले यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, ऐसे करके लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट नहीं लिखना चाहिए, पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी हम शॉर्टकट के लिए लिख रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 900, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर देखो मैंने सैलरी में जगह रखा था, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे ऐड। अब इसका रीजन भी बता रहे हैं, ये मैंने OS लिखा है, आउटस्टैंडिंग इसको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी इतना सा जगह है तो इसमें लिख रहे हैं, नहीं तो जगह नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 900। तो ये देखो, ये हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस से लिखा था, जो 10,000 लिखा था। ये क्या है? जितना हम लोगों ने सैलरी अकाउंट में देखा होगा कि इतने का सैलरी पे किया है, तो जो पे नहीं किया है वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन हमारा फाइनल अकाउंट जो है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। मतलब अगर मेरा ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा है, 31 मार्च 2020 का खर्चा है, तो रिकॉर्ड करो। अब ये दोनों में फर्क क्या है? ये है पेड अमाउंट और ये है पेबल अमाउंट, मतलब पे करना चाहिए लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन हमारा फाइनल अकाउंट क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे बनता है, अकाउंटिंग ही पूरा एक्रूअल बेसिस पे होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पेड और पेबल दिखाएंगे, दोनों ही। चाहे पे किया हो चाहे पे करने में बाकी रहा हो, लेकिन तभी दिखाएंगे अगर वो उसी टाइम पीरियड का है। अगर उस टाइम पीरियड का नहीं है तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो इसीलिए देखो इसका दो जगह पे हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया, और इसका रीजन भी ऐसे होता है। ये देखो जब हम लोग सैलरी या वेजेस अनपेड रखते हैं तो ऐसा एंट्री होता है, सैलरी यहाँ पर हो जाता है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। अब सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है, तो ये जो 900 है ये एक्सपेंस मतलब पीएल में ऐड हो जाएगा। और ये लाइबिलिटी अकाउंट है, ये हम लोग का करंट लाइबिलिटी है, ये हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ये रियल अकाउंट है, तो ये पीएल में जाके ऐड हो जाएगा। पीएल में क्यों जा रहा है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड आइटम नहीं है और ट्रेडिंग रिलेटेड भी नहीं है, इसी वजह से। अच्छा, वेजेस का बोला था 2,000, तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं। वेजेस का हम लोग का 2,000 बोला था, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 ये ऐड हो जाएगा। ये भी सेम उसी कंसेप्ट में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000।
अच्छा ये दोनों बन गया। फिर मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10% से, ऑफिस फर्नीचर को 7.5% से। तो डेप्रिशिएशन करने से एंट्री क्या होता है, डेप्रिशिएशन टू फिक्स्ड एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम करना पड़ेगा, तो यहाँ से कम कर देते हैं। डेप्रिशिएशन कितना बोला है मशीन पे 10%, तो यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 10% होने से कितना हो जाएगा 7,000 आई थिंक। 7,000 माइनस 70,000, 63,000। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन चैप्टर भी किए हो तुम लोग। पहला एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, उसके बाद होता है पीएल टू डेप्रिसिएशन, तो ये पीएल में जाएगा। पीएल में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, यहाँ पर लिखेंगे टू, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ जगह कम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं शॉर्टकट में लिख के, यहाँ यहाँ लिख देते हैं एक बार, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, वही किया शायद अभी मैंने। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,000, तो ये बन रहा है 7,000। ठीक है, यहाँ पर जितना सा जगह है उसी में लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,000, तो दो जगह पे पोस्ट हो गया, एक बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आ गया, एक हम लोग का पीएल में। ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 7.5%, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 7.5%। ठीक है, तो 10,000 पे 7.5 मतलब 750। अच्छा ये लेस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9250, तो 9250 750, तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये यहाँ हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। थोड़ा सा जगह शॉर्ट हो गया इसलिए हम मिडिल मिडिल का जगह चूज करके लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 750। अच्छा ये भी हो गया, ये भी दो जगह पे पोस्ट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1% ऑन सेल करना है, तो डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करना है। ये एस्टिमेशन होता है कि कितना हमें पैसा नहीं मिल सकता है, उसका हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रोविजन बन जाएगा, कितना होगा 1% ऑन सेल, 1% ऑन सेल कैलकुलेट करने बोला है। नॉर्मली डेटर पे होता है, यहाँ सेल पे कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, चलो सेल देख लेते हैं कितना होगा। यहाँ पर सेल है हम लोग का क्रेडिट साइड में 1,67,200, 1% का मतलब हो जाएगा 1,672। प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब है कि मुझे ये हम एजम्पशन ले रहे हैं कि 24,000 मुझे जो डेटर से मिलने वाला है उसमें 1,672 शायद ना मिले, इसे बोला जाता है प्रोविजन। 22,328 प्रोविजन करके रख रहे हैं। ठीक है, ये वाला। अब इसका इम्पैक्ट पीएल में भी आएगा, क्योंकि प्रोविजंस के लिए जो अमाउंट हम लोग विथड्रॉल कर रहे हैं वो कहां से ड्रॉ करेंगे, प्रॉफिट से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे न्यू प्रोविजन, न्यू कितना प्रोविजन क्रिएट करना है 1,672, और पहले से प्रोविजन अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है 1650 बैलेंस बचा हुआ है। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ 22 रुपीज का क्रिएट करने से ही बैलेंस एज एड पर हो जाएगा। पहले से इतना पड़ा हुआ है, जैसे मान लो अगर हमें बैंक में 1,000 रुपए मेंटेन करने हैं, तो हमारे बैंक में अगर 800 रुपए है और 200 रुपए ही हमें देना पड़ेगा ना, वैसे ही यहाँ पर अगर मेरा प्रोविजन अकाउंट में 1650 ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएटेड है, मुझे न्यूली प्रोविजन 1672 करना है, तो मुझे सिर्फ 22 ही क्रिएट करना पड़ेगा। अब जो हम यहाँ पर बाई लिख के दिखा रहे थे, ये 1672 इधर लिखूं, जो नया प्रोविजन होगा उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम होगा, और जो ओल्ड प्रोविजन है उसे बाई साइड में ब्रॉट डाउन करके भी लिखा जा सकता है, सेम इंपैक्ट आएगा। ये इधर होगा तो वो 22 ही नेट इंपैक्ट आने वाला है। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पर दो जगह पे देखो आ गया, इसका भी एक डेटर से कम हो गया, एक हम लोगों ने दिखा दिया पीएल में। अच्छा बाकी जो है ये कोई ट्रांजैक्शंस नहीं था, ये इंफॉर्मेशंस था कि किस तरह से हमें खर्चे को जो है अपोर्शन करना है। तो पूरा ये बन गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक अकाउंट को हम लोग क्लोज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को पहले क्लोज करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का टोटल देखते हैं कितना हो रहा है, 9,500 प्लस 15,000 प्लस 1,500 प्लस 1,100 प्लस 4,500 प्लस 900, तो ये हो रहा है 32,500। अच्छा यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ नहीं है, 21,000 प्लस 85,000। अच्छा ये लिख के रख लेते 32,500, ये वाला चेक करते 21,000 प्लस 85,000।
माइनस 16,200, तो ये हो जाएगा 89,800 प्लस 32,500, तो ये हो गया 1,22,300, 1,22,300 लेस हो जाएगा 7,800 माइनस 2,500, तो ये आ रहा है 1,12,000। अच्छा कुछ तो गलत हो गया, आंसर तो मेरा मैच नहीं किया। 9,500, 890, 800, 15,000, 1,500, 1,100, 4,500, 900। अच्छा हाँ, एक चीज गलत हो गया, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी था ना, वो यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डिप्रिसिएशन क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, तो प्लांट मशीनरी तो फैक्ट्री में होगा, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इस अकाउंट में देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते, ये जगह रहा टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वो यहाँ पर देना चाहिए, ये गलती से मैंने यहाँ पर दे दिया। तो 1,22,300, 1,22,300 प्लस 7,000, तो ये बैलेंस बन रहा है 129,300, 129,300, यहाँ पर भी 129,300 लेस कर देंगे 7,800 माइनस 2,500, तो ये हो जाएगा 1,19,000, इतना हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बेचने के लिए, ये हो गया कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा 1,19,000, तो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 1,19,000 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये दोनों का ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 003, 1,85,300, 1,85,300 प्लस 15,500 माइनस 1,85,300, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये आ रहा है स्टॉक बेच के कितना प्रॉफिट हुआ, तो स्टॉक बेच के प्रॉफिट हुआ है 50,800, और इसी प्रॉफिट से हम लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड खर्चा पे करते हैं, तो ये यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाता है, ठीक है। बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाता है 50,800। हम लोगों का कितना इनकम हुआ 50,800, और कमीशन से 400 रुपए का इनकम हुआ, तो टोटल इनकम हो जाएगा यहाँ पर 50,000, 51,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 450 है, तो 450 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51,250, ठीक है। ये देखो 450 ऐड कर लो 51,250, और इसमें से हम लोगों ने क्या क्या खर्चा पे किया, 10,900 का सैलरी, 1,000 का हम लोग का खर्चा हो रहा है टेलीफोन का, 350 ऑफिस फर्नीचर, और यहाँ पर 750, 1,500, अच्छा 450, फिर से 1,500, 1,500 और 22, तो ये हो रहा है 34,778, इसको क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था नेट प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट एकदम प्योर प्रॉफिट है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं अपने कैपिटल में ऐड करने के लिए, ठीक है। सारे खर्चे पे करने के बाद ये बचता है प्रोप्राइटर के हाथ में, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बोल के यहाँ पर ऐड हो गया 34,778 प्लस 1,00,000, तो 1,34,778। अच्छा अब यहाँ पर ऐड करेंगे बाकी अमाउंट, तो 15,000 प्लस 7,500 प्लस 8,500 प्लस 2,900, तो ये हो जाएगा 68,000, 68,000, ये तो है ही 1,34,778 प्लस 15,000, 7,500, 15,000, 7,500 प्लस 8,500 प्लस 2,900, 1,68,678, 1,68,678, और इधर भी इतना आ जाए तो हम लोग का कैलकुलेशन पूरा सही हुआ है, ठीक है। ये माइनस करते हुए चलते जीरो आ जाएगा, तो इधर भी उतना ही होगा 17,000, 18,100, 7,800, 16,200, 15,000, 22,328, 22,328 माइनस
63 9250 तो 0 आ जाना, ठीक है। तो इसका मतलब ये टैली हो गया। तो देखो ये वाला हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने देख लिया कि इस तरह से हमें प्रिपेयर करने के लिए दे सकता है। इसके बाद है कुछ टेस्टी और नॉलेज क्वेश्चंस है, और यहाँ पर हमारा कुछ और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 1 2 3, बस ये कुछ 3 क्वेश्चंस है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये वाला स्टार्ट करेंगे फिर से।